हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है कंपैक्टनेस फाइनाइट डायमेंशन वाला। तो कंपैक्टनेस की डेफिनेशन ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, 3C वाले टॉपिक में, 3C's वाले। तो एक मीट्रिक स्पेस को कंपैक्ट बोलेंगे इफ एवरी सीक्वेंस इन एक्स हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि मीट्रिक स्पेस में कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस क्या होती है अगर उसमें हर सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो। ठीक है, तो फिर उसको क्या बोलते हैं? कंपैक्ट बोलते हैं। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि a compact subset of a metric space is closed and bounded। तो कंपैक्ट कंपैक्ट का वर्ड जब आपको आपके ज़हन में है, वहां से दो चीजें होती हैं, क्लोज्ड भी होता है और बाउंडेड भी होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या है? कह रहा है कि इन अ फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस। अभी नॉर्म का जिक्र आ गया, नॉर्म की 4 प्रॉपर्टीज हैं। तो कोई भी सबसेट हो एम सबसेट ऑफ एक्स, वो कंपैक्ट होगा इफ एंड ओनली इफ एम इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ये जो प्रीवियस इस थ्योरम में हमने मीट्रिक स्पेस की बात की है। ठीक है, और जो नेक्स्ट थ्योरम है इसमें हमने नॉर्म स्पेस की बात की है। तो नॉर्म स्पेस में भी जो कंपैक्टनेस है ना, उसके लिए पहले जरूरी है कि डायमेंशन फाइनाइट हो। लेकिन मीट्रिक स्पेस में उसने फाइनाइट का यहाँ पे जिक्र नहीं किया हुआ। ठीक है, मीट्रिक स्पेस में उसने फाइनाइट का जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन नॉर्म स्पेस की पहले डायमेंशन फाइनाइट होगी, फिर हमने कंपैक्टनेस की बात करनी है, किसी भी सबसेट की कंपैक्टनेस की। तो ये सिर्फ चेक कर लिया जाए कि वो क्लोज्ड है और बाउंडेड है तो इनफ है। क्लोज्ड वही होता है जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है। या क्लोज चेक करने का दूसरा तरीका ये है कि उसमें हम एक सीक्वेंस लें, अगर वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज करे, जैसे एम को क्लोज शो करना है आपने, ये एक्स है और ये एम है, तो एम में एक सीक्वेंस होगी वो एक्स को कन्वर्ज करे तो एक्स भी एम का एलिमेंट हो। मतलब ये सीक्वेंस है x1 x2 x3 इन एम, और x1 x2 x3, और ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है किसी पॉइंट x को, और वो भी एलिमेंट होना चाहिए m का। तो फिर m क्या हो जाएगा? m इज क्लोज्ड। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। और बाउंडेड, अगर इसका डायमीटर फाइनाइट होगा तो m क्या हो जाएगा? बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी जरूरत नहीं है रेसिस लेमा की। आगे ये एक थ्योरम है, अब ये यहाँ पे मेरे को और बात कह रहा है कि किसी भी नॉर्म स्पेस x में, ठीक है, if a normed space X has the property that the closed unit ball is compact, then X is finite dimension। तो यहाँ पे दो चीजों को वो कनेक्ट कर रहा है, फाइनाइट डायमेंशन को कनेक्ट कर रहा है कंपैक्टनेस के साथ। इससे जो प्रीवियस थ्योरम है ना, उसमें सबसेट की बात की है। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, जो ये थ्योरम है, ये वाला, इस थ्योरम में हमने एक सबसेट M की बात की है। ठीक है, जो नेक्स्ट थ्योरम है उसमें वो ये कहना चाह रहा है कि अगर
क्लोज्ड यूनिट बॉल हो और वो कंपैक्ट, ये बात वही है। अब देखें क्लोज यूनिट बॉल का क्या मतलब है, ये एक्स है और एम जो है ना वो क्लोज्ड यूनिट बॉल है, ये एम है। क्लोज्ड यूनिट बॉल एक्स नॉर्म इज लेस और इक्वल टू 1। तो वो कह रहा है कि एक्स की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 या 1 से लेस हो। अच्छा, ये हमने डिफाइन किए थे इसमें बॉल्स वगैरह नॉर्म स्पेस में। ये एक रिलेशन है नॉर्म का मीट्रिक से, वो क्या है, एक सेकंड मैं आपको पहले रिलेशनशिप इसका बता दूं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। अच्छा, ये मैं बता रहा है यूनिट स्फीयर की बात कर रहा है ना, ये वाला डिफरेंट किस्म की नाम जिसने यहाँ पे लगाई हुई है, ये नहीं। ये यहाँ से नाम स्पेस वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। बहरहाल जो रिलेशन मुझे मिला है ना इसका वो यहाँ पे मिला है, लेकिन उसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए। ये एक मिला है, ये नाम का और डिस्टेंस का, मीट्रिक का और नाम का रिलेशन जो है, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। चलो चीजों को आसान करते हैं।
ऐसे मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो ये यूनिट बॉल जो है, यूनिट बॉल बहुत किस्म का होता है। ये डिपेंड करता है इस नॉर्म पे कि ये नॉर्म का फार्मूला कौन सा है। ठीक है, तो आप मान लें कि ये सर्कल टाइप है, ठीक है, जिसका ये रेडियस 1 है, यूनिट है, ठीक है ना, इसको आप यूनिट बॉल मान लें। तो अगर ये यूनिट बॉल क्लोज्ड हो, मतलब यहाँ से ये शामिल हो इसमें, तो यूनिट बॉल का यही मतलब है कि डायमीटर इसका फाइनाइट है। तो यहाँ से दो बातें पता चलती हैं, एक डायमीटर की, डायमीटर फाइनाइट हो जाएगा, डायमीटर फाइनाइट हो जाएगा तो ये बाउंडेड हो जाएगा। और अगली बात ये है कि ये क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड और बाउंडेड होने से ये क्या हो जाएगा, कंपैक्ट हो जाएगा। कंपैक्ट होने से क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट डायमेंशनल। ये प्रीवियस थ्योरम से हमारा लिंक बन जाएगा, जो कि ये वाला है। इसमें हमने यही कहा था कि फाइनाइट डायमेंशन में ये चीज होती है कि कंपैक्ट सबसेट होता है, और आगे हम कह रहे हैं कि कंपैक्ट होगा तो फिर डायमेंशन फाइनाइट हो जाएगी। इसमें इफ एंड ओनली इफ वाली बात है। सही है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, वो ये है कि दो मीट्रिक स्पेसिस है आपके पास, तो एक्स और वाई, एक मैपिंग है हमारे पास कॉन्टिन्यूस। तो अगर आप एक्स का एक सबसेट ले लें जो कंपैक्ट है, तो मैपिंग के बाद वाई में जाने से जो टी एक्स जो होगा, टी एम लगा लें आप, एम लिया ना आपने एक्स का सबसेट, तो टी एम जब चला जाएगा वाई में तो वो फिर क्या हो जाएगा, कंपैक्ट हो जाएगा। इसकी एक छोटी सी डायग्राम मैं आपको बना के बता देता हूँ। ये एक्स है और ये वाई है। ये हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस मैपिंग है, डेफिनेशन आपको पता है। यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, कंपैक्ट यूनिट बाहर ले लेते हैं, ठीक है, एम। तो इस इसके ऊपर जब आप मैपिंग टी अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आके भी ये क्या हो जाएगा, कंपैक्ट हो जाएगा, कंपैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंपैक्ट की इमेज भी कंपैक्ट होती है। ये क्रोलरी आप रहने दें। अब यहाँ से देखें, आपको अक्सर लग रहा होगा कि आर एन और सी एन कंपैक्ट होते हैं, लेकिन आप खुद सोचें कि आर एन कभी भी बाउंडेड नहीं होगा, सी एन कभी भी बाउंडेड नहीं होगा, तो ये कंपैक्ट भी नहीं होगा। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे ये पॉइंट नंबर 5 देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से मेरा ख्याल है कि लास्ट टाइम हमें मल्टीपल चॉइस आए थे। A metric space is said to be locally compact if every point of X has a compact neighborhood. तो नेबरहुड, जैसे देखें ये मेरे पास रियल लाइन है, ठीक है, तो रियल लाइन पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये ए। तो अब ए का जो नेबरहुड है, ठीक है, ए का जो नेबरहुड है, मैं अगर ये इंटरवल बना दूं एक क्लोज्ड इंटरवल, तो मैं कह सकता हूँ ये क्लोज्ड इंटरवल इस ए का नेबरहुड है। क्योंकि देखें आर के ऊपर ये जो क्लोज्ड इंटरवल है, ये क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है, क्योंकि इसका डायमीटर फाइनाइट है। ये जो लेंथ है इसकी इंटरवल की, यही है ना, तो ये इसका डायमीटर होगा। तो कहने का ये मकसद है कि आर जो होता है, आर के ऊपर जो भी पॉइंट होगा,
उसका जो नेबरहुड होगा वो क्लोज्ड भी होगा और बाउंडेड भी होगा। इसी तरह सी पे भी ऐसे ही है, आर एन पे भी है और सी एन पे भी है। तो कहने का ये मकसद है, आर एन सी एन जो थे ये कंपैक्ट नहीं थे लेकिन लोकली कंपैक्ट। ठीक है, लोकली कंपैक्ट की डेफिनेशन दोबारा देखें कि एक मीट्रिक स्पेस को लोकली कंपैक्ट बोलेंगे अगर उसके उसके हर पॉइंट का कोई कंपैक्ट नेबरहुड हो तो। ठीक है, तो सी में ये कैसे होगा, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आपके पास सी है, मतलब सी इज आइसोमॉर्फिक टू आर स्क्वायर, ये इनमें वन टू वन करस्पॉन्डेंस होती है। तो इसमें मैं एक पॉइंट पी ले लेता हूँ एक्स वाई। ठीक है, तो पी को एक्स वाई लेने से मुझे इसके इसके नेबरहुड में कोई यूनिट बॉल मिल रहा है। आप मान लें कि ये एक यूनिट बॉल है जिसका रेडियस 1 है। इस यूनिट बॉल के मिलने की वजह ये है कि रेडियस 1 है तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर डायमीटर रेडियस का डबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 मतलब 2 इज फाइनाइट, डायमीटर फाइनाइट है। और उसके बाद डायमीटर फाइनाइट है तो ये बाउंडेड हो गया, और मैंने ये बाउंड्री शामिल की हुई है तो ये क्लोज्ड हो गया। नेबरहुड, ये सारे पॉइंट नेबरहुड के थे, तो नेबरहुड क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। इसका मतलब है हर पॉइंट का नेबरहुड क्लोज्ड और बाउंडेड होगा सी में, तो सी फिर लोकली कंपैक्ट होगा। मतलब कि कंपैक्ट का यही मतलब है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि आर सी, आर एन बी और सी एन बी, ठीक है, ये सारे लोकली कंपैक्ट। आर एन का मतलब है कि आर एन में उसने सारी बातें कर दी हैं। आर लोकली कंपैक्ट है, आर स्क्वायर लोकली कंपैक्ट है, आर क्यूब लोकली कंपैक्ट है, आर फोर लोकली कंपैक्ट है, और आर टेन भी लोकली कंपैक्ट है। इन जनरल हम कह सकते हैं आर एन भी लोकली कंपैक्ट है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 क्या है, कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस लोकली होती है, लेकिन लोकली भी कंपैक्ट हो जरूरी नहीं। इसकी एग्जांपल आपके सामने है, आर एन जो है यहाँ पे ये लोकली है लेकिन ये कंपैक्ट नहीं है। हम कह सकते हैं कि कंपैक्ट कंपैक्ट से हम जा सकते हैं लोकली कंपैक्ट तक, लेकिन लोकली कंपैक्ट से कंपैक्ट पे आना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो हर कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस लोकली कंपैक्ट भी होगी, लेकिन हर लोकली कंपैक्ट का कंपैक्ट होना जरूरी नहीं है। सही हो गया, ये पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10 ये आपने कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लीनियर ऑपरेटर्स। लीनियर ऑपरेटर को आप यही समझें कि जैसे डेरिवेटिव है डी बटा डी एक्स, तो जब आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं दो फंक्शंस का, एफ ऑफ एक्स का प्लस जी ऑफ एक्स का, तो इस प्लस को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं कि ये लहदा हो जाए। मतलब कि मैंने एफ ऑफ एक्स वाली टर्म लहदा कर ली और फिर डी वाई डी एक्स। तो जब हम ऐसा कर सकेंगे तो इसका मतलब है कि ये लीनियर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपने लीनियर ऑपरेटर अगर वेक्टर स्पेस में देखा हो तो वो वेल एंड गुड है। उसमें हमने लीनियर ऑपरेटर पढ़ा था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो पढ़ा था। ठीक है, ये वही चीज है, इसमें लीनियर ऑपरेटर यही चीज होगा। इसमें हम मीट्रिक स्पेस और क्या नाम है, नॉर्म स्पेस में जो है ना लीनियर ऑपरेटर देखेंगे। तो लीनियर ऑपरेटर टी टी एक फंक्शन होगा, तो उसकी दो बातें कह रहा है कि द डोमेन ऑफ टी is a vector space and range of T lies in a vector space over the same field.
जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? क्वेश्चन पूछना है किसी ने? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? नहीं माइक आसिम, दिया करें। तो ये देखें, मैंने आपको बताया था कि नाम स्पेस बनाने के लिए पहले वेक्टर स्पेस बनना लाजमी है। तो ये ऑपरेटर टी है, किसी नॉर्म स्पेस या वेक्टर स्पेस एक्स से किसी वेक्टर स्पेस वाई। ठीक है, इसको हम अगर हम मैप करवाएं एक्स और वाई, तो वो यहाँ पे मैं कह रहा है कि एक्स को हम कह सकते हैं डोमेन ऑफ टी, और वाई में से जितना पोर्शन हम यूज करेंगे, ये सारा अगर ये यूज कर रहे हैं, तो जो पोर्शन यूज हो रहा है उस पोर्शन को हम कह रहे हैं रेंज ऑफ टी। तो रेंज ऑफ टी सबसेट है वाई का। ठीक है, दो बातें हैं। यही उसने यहाँ पे कहा हुआ है कि जो रेंज है ना, वो रेंज ऑफ टी लाइज इन वेक्टर स्पेस, डोमेन ऑफ टी इज अ वेक्टर स्पेस। तो डोमेन जो है वो वेक्टर स्पेस के इक्वल है, जबकि रेंज इक्वल भी हो सकती है और लाई भी कर सकती है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि x प्लस वाई पे अप्लाई किया जाए तो वो लैदा हो जाए, और अल्फा ये भी लैदा हो जाए, मतलब कि टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। तो ये इन दोनों का कंबाइंड, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंबाइंड प्रॉपर्टी बन रही है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर की डेफिनेशन है। कर्नल का भी आपको पता है वेक्टर स्पेस के, ये वही चीज है, जब जीरो पे मैप हो जाएंगे तो वो तमाम पॉइंट एक्स जो होंगे वो कर्नल में आ जाएंगे। ये उसकी नोटेशन हमें बता रहा है। ये डिफरेंट नोटेशन से समझाने की कोशिश कर रहा है। जीरो वेक्टर जीरो में मैप होना चाहिए। तो कहने का ये मकसद है, आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, जब जिस पे भी अप्लाई करें आंसर वही आए। जीरो ऑपरेटर होता है, जिस पे भी अप्लाई करें आंसर जीरो आए। डिफरेंशिएशन ऑपरेटर होता है, इंटीग्रल ऑपरेटर भी लीनियर होता है। मल्टीप्लिकेशन बाय टी, किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये भी लीनियर है। ये कुछ लीनियर ऑपरेटर्स की बात कर रहा है। द क्रॉस प्रोडक्ट विद वन फैक्टर kept fixed defines a linear operator। तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट अगर मैं आपको कह दूं, जैसे देखें, आप एक वेक्टर फिक्स कर ले 1 1 1, आर क्यूब में आपने फिक्स कर लिया। अब आप इस फिक्स किए हुए वेक्टर को, ए को, ये फिक्स कर लिया, किसी भी दूसरे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करते जाएं, मतलब आप मैपिंग टी अप्लाई करें, टी ए वाली टी टू में क्या किया है, हम कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। तो टी टू को किसी भी वेक्टर एक्स पे अप्लाई करें, तो एक्स की वैल्यू कुछ इस तरह से होगी, x1 x2 x3। तो कहना चाह रहा है कि मैपिंग इस तरह से डिफाइन है कि T2 x करेंगे तो x1 x2 x3 का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा फिक्स किए हुए वेक्टर से 1 1 1 से। तो जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे आर क्यूब के यूजुअल नॉर्म में, तो वो कर लेगा x1 1 प्लस x2 1, मतलब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं x3 1, और ये एलिमेंट इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये चला जाएगा आर में।
तो ये इसका एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी लीनियर ऑपरेटर बनाएगा। कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपने ज़हन में रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट से भी किसी एक वेक्टर को फिक्स करने के बाद क्या बन रहा है, लीनियर ऑपरेटर बन रहा है। मैट्रिसेस वाला भी है, इसको रीड आउट कीजिएगा। रेंज ऑफ टी इज अ वेक्टर स्पेस, डायमेंशन फाइनाइट होगी तो रेंज की डायमेंशन भी फाइनाइट होगी। डोमेन की डायमेंशन फाइनाइट होगी तो रेंज की डायमेंशन भी फाइनाइट होगी। नल स्पेस भी एक वेक्टर स्पेस होती है। वो जो कर्नल होता है ना, वो वेक्टर स्पेस बनाता है। यहाँ पे इनवर्स की बात कर रहा है। ये चीज लीनियर ऑपरेटर का इनवर्स कब करना है, वो कह रहा है कि पहले ये बात याद करें कि कोई भी मैपिंग इंजेक्टिव या 1 to 1 कब होती है, अगर डोमेन के दो डिफरेंट पॉइंट होंगे तो उनकी इमेजेस भी डिफरेंट होंगी। या ये भी कह सकते हैं कि अगर आउटपुट सेम हो तो इनपुट भी सेम होती है। ठीक है, या ये सोच लें या ये सोच लें, बात है। तो वो कह रहा है कि अगर 1 to 1 हो मैपिंग, ये वाली मैपिंग, अगर ये मैपिंग 1 to 1 होगी तो हम इनवर्स इसका कर सकते हैं इसमें, इस सेंस में। ठीक है, इनवर्स पॉसिबल कब है, जब ये वाली मैपिंग, वैसे तो फंक्शन जो दूसरा होता है वो बाइजेक्टिव हो तो इनवर्स भी बाइजेक्टिव होता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि इनवर्स की पॉसिबिलिटी कब है, मतलब टी इनवर्स कब पॉसिबल है, व्हेन टी इनवर्स इज पॉसिबल। तो आपने कहना है कि इनवर्स पॉसिबल ही तब है जब वो 1 to 1 होगा, तब हम इनवर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने इनवर्स कर लिया। बाइजेक्टिव का ये मतलब है कि जब आप मैपिंग बाइजेक्टिव हो तो इनवर्स भी बाइजेक्टिव होता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि इनवर्स पॉसिबल कब है, जब वो 1 to 1 हो। तो ये बातें आपने ज़हन में रखनी है। ये इनवर्स ऑपरेटर की बात कर रहा है। इनवर्स ऑपरेटर पे 3 पॉइंट्स वाला एक थ्योरम है, ये आप देखिएगा। ठीक है, अभी मैं इसको रीड आउट नहीं कर रहा, ये आप खुद ही रीड आउट कीजिएगा, टाइम थोड़ा रह गया मीटिंग का। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। ये इनवर्स यहाँ पे ना उसने टी एस ये दो मैपिंग दी हुई हैं और एक मैपिंग है एस टी इनवर्स। तो ये इसको आप रीड आउट करेंगे तो ये चीज होल्ड करती है। अब मल्टीपल चॉइस ऐसे आ सकता है कि एस टी इनवर्स इज इक्वल टू टी इनवर्स एस इनवर्स। तो हालांकि ऐसा नहीं है। ऐसा कब है, मतलब क्या ट्रू है, वो ये है कि एस टी इनवर्स में टी पहले आ जाएगा, टी इनवर्स फिर एस इनवर्स, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये भी मल्टीपल चॉइस बन सकता है। बाकी बाकी ठीक है। ये कम्यूटेटिविटी देखिएगा कि मैपिंग 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 का कंपोजिशन कम्यूट कब करता है। ठीक है, मैपिंग का कंपोजिशन मतलब एस टी और टी एस कब कम्यूट होते हैं, यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, ये देखिएगा। और ये एक थ्योरम है, ये देखिएगा। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूअस लीनियर ऑपरेटर। मैं अभी आपको लिंक सेंड करता हूँ, ये वाला टॉपिक कवर कर लेते हैं तो तकरीबन सिलेबस जो है ना खत्म हो जाएगा 20 सेशन में। मैं आपको सेंड कर रहा हूँ।